बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर, इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालत हाजरा पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कुछ अरसे पहले या कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों और अफवाज के दरमियान एक तरह की खलीज पैदा करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना है और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना है। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से आगाह हैं, लेकिन इनके लिंक्स भी हम जानते हैं जो कि मुल्क में और बैरून मुल्क बैठे ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे ये नासिर फेक न्यूज़ और मनगढ़ंत बातों से इदारों के जो बीच में दरारें डालने की कोशिश करते हैं और इससे पहले भी वो नाकाम हुए और अब भी वो नाकाम ही होंगे। नवाज शरीफ से डील की बातों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में DG ISPR ने कहा कि नवाज शरीफ से मुतालिक कयास आ रही हैं जो कर रहे हैं वो सब के सब बेबुनियाद हैं। अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उससे पूछें, तफसीलात भी बताएं, इनके पास सबूत क्या है, कोई कौन डील कर रहा है, क्या मुहर्रिकात है। दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। शाम को टीवी प्रोग्राम्स में बातें होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। गुजारिश तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक जो कयास आ रही हैं वो भी सही नहीं है। आसिम साहब, सवाल मैं आपसे पहला ये करूंगी कि हमारे सियासतदान क्यों इतनी बेइज्जती करवाते हैं? एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को घसीटते हैं, सुनाते हैं और फिर बैकडोर उनसे मामला तय करने की कोशिश करते हैं। जब उनसे कोई मामला तय नहीं होते तो उनके खिलाफ बातें भी करते हैं और फिर ऐसे अफवाज जो फौज है उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोई डील नहीं हो रही है, भाई हमारा नाम ना लिया जाए तो अच्छा है। क्यों हमारे सियासतदान ऐसा करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। और अभी मैंने पूरी DG ISPR साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो बात उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कही, पाकिस्तान के हवाले से की, पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से की। डील तो मेरा ख्याल है शायद इस वक्त एक डील के बाद दो डील तो हो नहीं सकती। इमरान खान के साथ तो डील चल रही है उनकी, तो वो तो अभी कंटिन्यू है। अभी कल के एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि एक रिटायर कर्नल साहब जो हैं वो बता रहे थे कि जी वो डील हो रही है आर्मी के साथ और या एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इंशाल्लाह जो है जनवरी में आ जाएंगे। तो मैंने उस पर यही कहा कि जनाब बिल्कुल नहीं, 5 साल इस गवर्नमेंट को पूरे करने का हक है, चाहे वो सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो। अब आ गई है तो 5 साल इस पूरी जमहूरियत का करने का पूरा राइट है और उसको 5 साल हुकूमत करनी देनी चाहिए। बीच में कोई डील नहीं बनानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 के मुझे एक बात बताए ना कि एक सब्जी की टोकरी जो है, आजकल टोकरियों का बहुत जिक्र हो रहा है तो मैं उसी की बात कर लेता हूँ। उसमें गली सड़ी सब्जियां रखी हुई हैं, आप उसको खरीदेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पाकिस्तान का हाल इस वक्त आपको पता है क्या है कि कोई भी हुकूमत ऐसी हुकूमत नहीं लेगी जिसका हाल इस वक्त बहुत बुरा है। और इंटरनेशनली IMF और पता नहीं कितने बोझ उस पर पड़े हुए हैं और उठाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक महकमा जो है वो अपने हिसाब से जो है वो सही चल रहा है और हुकूमत को लेके साथ साथ चल रहा है। कभी कहते हैं एक पेज पे है, कभी वो एक पेज खत्म भी हो जाता है। आज DG ISPR साहब ने एक चीज और क्लियर कर दी कि जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, वो एक बॉर्डर है, वो कुछ गांव वालों का, उनका कहने का मतलब था कि कुछ गांव वालों ने
कुछ लोकल लोगों ने ये बाढ़ के हवाले से बात की है। तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि अगर फोर्सेस करती तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस उनसे एकदम लड़ना नहीं चाहेंगी अभी, लेकिन आप गांव वालों को नहीं संभाल सके। और फिर दूसरा ये था कि जी ड्रग माफिया था, अभी एक हमारी जर्नलिस्ट ISPR की लगता है वो बड़ी स्पेस में चीख के कह रही थी कि ये तो जो स्मगलर हैं ये वो कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तानी आर्मी क्या सो रही थी कि आपके बॉर्डर हट रहे हैं, दुनिया को पता है, लेकिन आप जो हैं वो सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं भाई? तो सर क्या फौज सिविलियन से लड़ सकती है, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क के सिविलियंस हो चाहे पाकिस्तान के सिविलियंस हो? तो फौज तो बीच का एक रोल अदा करेगी, जबकि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से कुछ बिरादराना है, बिल्कुल मजीद हम बिरादराना चाह रहे हैं उनसे। बिल्कुल, आप जाएं जरा ईरान के बॉर्डर को हटाएं ना, फिर आपको पता चलेगा कि दूसरी तरफ से फौजी आपको उन ईरानी फौजी किस तरह मारते हैं। फिर आप जाएं जरा इंडिया के बॉर्डर पे जो है जाके सिविलियन जैसे फर्ज कर लें कि सिंध में जो है वो बंद किए हुए सारे बॉर्डर, और ये भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि आपने लाहौर में वो खोला हुआ है इंडिया का बॉर्डर, लेकिन सिंध के अंदर का जो बॉर्डर है वो बंद किया हुआ है। लेकिन जाएं सिविलियन जाके इंडिया का बॉर्डर हटाएं, वहां से फौजियों की गोलियां आएंगी सिर्फ। लेकिन मसला ये है कि जरूरी नहीं है कि DG ISPR जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर हो। माजी में भी बहुत सारा इन्हीं, अगर सिर्फ इस ओहदे को देखा जाए तो बहुत कुछ कहा था 6 महीने दे दें, कहा था पॉजिटिव न्यूज सिर्फ चलाएं, कहा था 5.8 पे के GDP अच्छी नहीं है। तो ये तो मुसलसल इंटरफेयर करते आ रहे हैं गवर्नमेंट में, कोई आज पहली दफा नहीं है। बस अब ये है सियासतदान भी तो देखें ना, जरदारी साहब कहते हैं कि ये सियासतदानी पे आ रहा हूँ मैं। हाँ, जरदारी साहब कहते हैं कि वो तो मुझसे मशवरे लेने के लिए बैठे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए कहते हैं, वो तो मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं, अब हमारे पास आके मशवरा। तो क्या जरदारी साहब मशवरा देने की पोजीशन में हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का जो हाल किया है? पीपल्स पार्टी का रोल क्या रहा है मुझे बता दें। पीपल्स पार्टी अपने ही बीबी के कातिलों के साथ मिली, अपने ही बीबी के कातिलों के साथ बैठी, अपनी ही बीबी के कातिलों के साथ मुज़ाकरात किए और उनको जो है सीटें इनायत की। तो पीपल्स पार्टी पे आप किस किस्म का, और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी सिंध का हाल कर रही है, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी कराची के मुख्तलिफ इदारों का हाल कर रही है, मतलब मैं समझता हूँ कि जुल्म की इंतहा पे पहुंच गई है पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनको वहां वोट नहीं मिले। उनकी जो है 18वीं तरमीम के पास उनके पास पावर आ गई है, और वो इस तरीके से महकमे इस तरीके से लोगों को निकाल रहे हैं। अभी मुझे खबर आई कि वो अब उन्होंने लेडी टीचरों को जो है उनका ट्रांसफर इंटीरियर सिंध करना शुरू कर दिया है, और मुख्तलिफ लोगों के जो ट्रांसफर है इंटीरियर सिंध करना शुरू कर दिए हैं, सिर्फ इस वजह से कि 10 लाख दो तो रोक देंगे। यानी रिश्वत का वो बाजार है, गर्म किया हुआ है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडर द टेबल एक कमिटमेंट की हुई है, आप हमें नहीं छेड़ेंगे, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप करें, अपना लैंड बढ़ाएं, अपने कारोबार करें, आपने जो करना है, हम आपको 5 अरब 10 अरब दे रहे हैं ना रेंजर्स के लिए, आप कमाएं, आप हमें ना छेड़ें। और वही फ्रेंडली अपोजिशन भी उन्होंने रखी, जिसकी वजह से तबाह बर्बाद हुए सारी जिंदगी। अपोजिशन देखें, फ्रेंडली अपोजिशन इस वक्त मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज कराची के ये हालात जो हैं, वो कराची के रहने वाले जो कमीने किस्म के लोग जो अपने आप को महाजिर कहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, तीनों जमातें इस वक्त जो हैं, चाहे वो आमिर खान की हो, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल की हो, चाहे वो, ये सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। ये चूं भी नहीं कर सकते। कराची के अंदर बदतरीन इस वक्त जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक दूसरे की जबान बोलने वालों पर, लेकिन ये जमातें खामोश हैं। मैं जमात इस्लामी को सलूट पेश करता हूं कि वो पिछले 6-7 दिन से मुसलसल जो है कराची के हक के लिए, लेकिन ये बगैरत लोग, मैं कराची को बोलता हूँ तुम लोग डिजर्व करते हो इसके लिए कि तुम जमात इस्लामी के धरने में शामिल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो जमात इस्लामी का है, तुम ये नहीं देख रहे कि वो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा है। मुझे जमात इस्लामी कभी भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन कम से कम अगर कोई वो अच्छा काम करती है तो आपको बोलना चाहिए। सर आपको पता है कि इमरान खान को कराची से वोट क्यों मिला था? सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं थी, महाजिरों को कोई लीड करने वाला नहीं था, और जब ये तहरीक इंसाफ यहाँ पर आई तो उन्होंने यही सोचा कि शायद यही हमारा कोई
मतलब हम पीपल्स पार्टी को ना दें, हम इनको दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि कराची के लोग अब इस मूड में भी नहीं है कि अगर हम अल्ताफ हुसैन को नहीं देते, कोई लीडर नहीं है हमारा, तो किसी और पार्टी को दे दिया जाए। अब तो मुझे ये लगता है जब भी वो जमात इस्लामी की किसी धरने में नहीं है, वो किसी नहीं प्रोटेस्ट में नहीं, मैं समझता हूँ कराची के चाहे कोई भी जबान बोलने वाले लोग हों, निहायती बेहिस और बेशरम लोग हैं, माजरत के साथ। वो कभी भी अपने हकूक के लिए वो मार खाते रहेंगे, पिसते रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे। इस वक्त तो उनको जमात इस्लामी के साथ खड़े होने चाहिए थे, क्योंकि जमात इस्लामी ने उनकी आवाज बुलंद की थी। वहां 4-5 दिन से बारिश में भी वो वहां पर बैठे रहे। आवाज क्या थी? यही थी ना कि कराची को उसका हक दो। तुम लोग लूट रहे हो कराची को मुसलसल, लेकिन नहीं, हमने नहीं हटना जी, हमने कसम खाई हुई है। और इसके पीछे सारी इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट हट जाए। आपको क्या ख्याल है कि ये जो एमक्यूएम बनी हुई हैं 2-3, इनकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं? उल्लू बनाना छोड़ दें, दुनिया को पता है कि इनकी इंस्ट्रक्शंस आप ही के डिपार्टमेंट से आती हैं, कब क्या करना है। ये सारे भीगी बिल्ली हैं, ये सारे किसी न किसी मुकदमात में इनकी फाइलें बनी हुई हैं। ये आज बोलेंगे कल अंदर होंगे। सर फॉरेन फंडिंग की तरफ भी हम आ जाते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के जो कायम करदा स्क्रूटनी कमेटी है, उसकी रिपोर्ट की दस्तावेजात के मुताबिक कमेटी ने करार ये दिया कि पीटीआई की ऑडिट रिपोर्ट अकाउंटिंग के मया पर पूरा नहीं उतरती। पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाने वाले जो डिक्लेरेशन था, उसमें भी बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए गए। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए, जबकि 53 अकाउंट्स को छुपाए रखा। पीटीआई ने 5 साल के दौरान 32 करोड़ की रकम छुपाई। तहरीक इंसाफ के साल 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर भी कोई तारीख दर्ज नहीं है, और ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख ना होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। ऑडिट फर्म की फराहमी की गई जो कैश रसीदें थी, वो भी बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। पीटीआई ने 5 साल के दौरान 32 करोड़ की रकम छुपाई, और स्क्रूटनी कमेटी की को तहरीक इंसाफ कनाडा और न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स तक भी रसाई नहीं दी गई। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक न करने की भी इस्तदा की है, और फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के कायम करदा स्क्रूटनी कमेटी तहरीक इंसाफ की ऑडिट फर्म पे सवालात उठा दिए। आपसे मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासतदान, डिक्टेटर ने अपने किसी किस्म के असासों को जवाब या हिसाब दिया है जो पीटीआई देगी? और पीटीआई की तरह से नून लीग और पीटीआई की जो फंडिंग है, क्या उस पर भी इलेक्शन कमीशन की तहकीकात होंगी और इसी तरीके से कोई स्क्रूटनी कमेटी बनेगी? देखें शलत, पीटीआई को हम इसलिए ज्यादा वो कर रहे हैं क्योंकि जो पीटीआई वादे करके आई थी, पीटीआई करप्शन के खात्मे के लिए वादे करके आई थी। मतलब अगर आपसे मैं कहूं कि जी मैं आपके घर में आ रहा हूं और मैं जो हूं ये काम बहुत अच्छा करता हूं, और घर में आने के बाद मैं कहूं कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये काम इस तरह होगा, मुझे नहीं आता, और मैं आपके घर के सत्यानाश कर दूं, तो फिर आप उस पर सवाल उठाएंगी। बाकी जितने करप्शन हैं, आप जरदारी को उठा लें, उनके भी बड़े महल थे, नवाज शरीफ के भी आजकल आ रहे हैं, लेकिन साबित क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इमरान खान का पहली दफा इस तरीके से साबित हुआ, और मैं कहता हूं कि ये 32 करोड़ नहीं है, ये अरबों रुपए है। और इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन, जो मुझे मेरी मालूमात है, अगर मैं करेक्ट ना हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा, कि 34 कंट्रीज के अंदर इनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो कि एलएलसी या डिफरेंट जो भी उस कंट्री के वो होते हैं। अमेरिका के अंदर भी उनके अकाउंट है। अभी हालिया उसमें जब $60 पर पर्सन इन्होंने लिए हैं, और 5,000 जो है से प्लस जो है इन्होंने वो मेंबर्स बनाए हैं, तो वो पैसे किस मद में इंग्लैंड में गए हैं, और इंग्लैंड से फिर किस मद में पाकिस्तान में गए हैं, इसका भी अभी कोई हिसाब नहीं है। ये भी पूछना चाहिए। और ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक शौकत खानम आ जाता है और एक पीटीआई आ जाता है। किसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसकी मतलब आगे का टायर खोल के पीछे लग रहा है, और पीछे का टायर खोल के आगे लग रहा है, और कोई हिसाब नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको सीरियस लेना चाहिए, एक जीआईटी बनाना चाहिए। आपको नहीं पता कि इमरान खान ने 1-1 मिलियन और 1-1 लाख डॉलर के चेक जो है ना, वो लिए हैं मुख्तलिफ लोगों के, मुल्कों के लोगों से। उसमें काफी दफा लोग कहते थे कि जनाब इन्होंने तो कनाडा में इस मजहबी जमात से भी पैसे लिए हैं, इधर से भी लिए हैं, उधर से भी लिए हैं। इसी तरह डैम फंड का भी था कि डैम फंड में बड़ा जबरदस्त, अगर उसकी भी एक जीआईटी बननी चाहिए कि डैम फंड में सबसे ज्यादा पीटीआई वाले आगे थे। आप जहां भी साकिब निसार पूरी दुनिया में जहां गए उसको पीटीआई वालों ने रिसीव किया है, और पीटीआई वालों ने उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। और पीटीआई बैंक तो भी नेशनल कॉज है ना, अगर तो नेशनल कॉज के लिए वो जमा, इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि आप नेशनल कॉज के पैसे जा किस तरह रहे हैं।
कहाँ मद में खर्च हुए हैं, किस तरह। इसकी जब GIT बनेगी तो आपको पता चलेगा लोगों ने कैश दिए हैं वो कहाँ गए, और लोगों ने चेक दिए हैं तो किस नाम के दिए हैं। आपको मैं बताऊं, अभी कुछ अर्से पहले यहाँ पे भी फंड रेजिंग होती रहती है। बाज दफा लोग इतने इनोसेंट रहते हैं, ऊपर की जगह छोड़ देते हैं, नीचे $5000 का चेक दे देते हैं कि खुद ही भर लीजिएगा आप। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी बताता चलूं कि आप लोग जब भी किसी को चेक दें, उसकी कम से कम ये तो देख लें कि ये चेक कैश किस कंपनी में हुआ है, किसने किया है। शौकत खानम ने किया है, PTI ने किया है, या ABCD। यहाँ पर बड़े बड़े लोग, अभी तो कई ऐसे मकामात हैं जहां पर आपको एक ही नाम की 10-10 कंपनियां मिलेंगी, ताकि शौकत खानम का चेक है और मैंने भी एक शौकत खानम का LLC बनाई हुई है, और मैंने वो चेक अपने अकाउंट में डाल दिया है, उस अकाउंट में नहीं डाला है। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। हर स्टेट में शौकत खानम हो सकता है, 50 स्टेट में रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन ये एक मैं आपको बताऊं कि इस पे GIT बनना चाहिए, और इसमें बहुत लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है। आप अभी भी कह लें कि इमरान खान करप्ट नहीं है, लेकिन इमरान खान ने वो तमाम मौके फराहम किए हैं जो लोगों को करप्शन की दलदल में डाले, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनके खानदान वाले, इनकी बहनों ने उसका हिस्सा बनी है और बन रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है ना कि PTI वाहिद सियासी जमात तो नहीं जिसकी बुनियाद मुनासिब सियासी फंड रेजिंग पर मबनी है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग है उस पर इलेक्शन कमीशन इसी तरह से जांच पड़ताल करे जिस तरीके से हमारी कर रही है। तो यही सवाल मैंने आपसे किया था। मैंने कभी भी नहीं सुना कि PTI की फंड रेजिंग मुस्लिम लीग नून या PPP की कोई फंड रेजिंग हुई हो अमेरिका के अंदर। मैंने नहीं सुना, हो सकता हुई हो कभी। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये दो जमातें खुद बहुत स्ट्रांग हैं। एक कारोबारी बड़ा तबका जो है इन जमातों के साथ है, इनको पैसे जरूरत नहीं है। आपको याद होगा शर्जील मेमन के घर से 5 अरब रुपए मिले थे। वो खुद ही इतने पैसे वाले हैं। वो खुद ही इतने पैसे वाले हैं। तो इमरान खान ने दूसरों को वो तमाम मौके फराहम किए हैं, चाहे वो दवाओं के स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर के स्कैंडल हो, चाहे वो चावल के स्कैंडल हो, चाहे वो आटे का स्कैंडल हो, चाहे वो गैस का स्कैंडल हो। हर तरीके के स्कैंडल में आपको इस वक्त PTI के लोग मुलव्वस पाए जाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट की भी बता दें जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमे हुए उन आपस में गवर्नमेंट के और चीफ जस्टिस साहब के। सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात गिराने से मुतालिक केस की समाअत हुई तो हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए और अदालत से तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद को मिस्मार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि अपनी 28 दिसंबर की हुक्म पर नजरसानी कर ले। अदालत के हुक्म की वजह से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है। मस्जिद गिराने के हुक्म से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद ने कहा कि हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जमीन दे दे, ये पाक तो हमने भी अपनी आंखों से देखा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ जी, हम जानते हैं रियासत और सूबाई हुकूमत का फर्ज है कि मस्जिद के लिए जमीन दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म वापस ले ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इतना कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते कि जब तक मस्जिद की नई जगह नहीं मिलती तब तक हम इसको ना गिराने का हुक्म दे दें। मगर जनाब चीफ जस्टिस बजित थे कि इस केस में हुकूमत सिंध जो है वो पार्टी तो नहीं है, पहले सिंध हुकूमत से मदीना मस्जिद पर तफसीली रिपोर्ट ले लें, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट आने तक मस्जिद मिस्मार करने के हुक्म को रोक दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं जी, तो बहुत गड़बड़ हो गई, हम अगर इसी तरह से ऑर्डर्स वापस लेते रहे और तजावुजात का हुक्म वापस लेते रहे तो फिर हमने फैसले कर लिए, अगर ऐसे काम होते तो हमारी कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होगा। आसिम साहब, तजावुजात पर मस्जिद की तामीर गैर मजहबी इक़दाम है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, तो क्या ये मदीना मस्जिद की जो इमाम, वहां के नमाजी, अहले मोहल्ला, जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी ने कहा है कि अगर तो उसको तोड़ा तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो इसको मतलब जो जमात इस्लामी है उसको क्या मालूम नहीं कि इस मस्जिद में जितनी और जब से नमाजें पढ़ी गई उसका हिसाब कौन देगा? देखें, मेरा ख्याल है कि उस पर जो है ना, जो लोग हैं ना, वो खुद ये फैसला करें कि ये एक नाजायज मस्जिद है, मतलब किसी की जमीन पे आपने बनाई है। वो बच्चों के खेलने के पार्क था, वहां पर बच्चे खेलते थे या जो भी होता था, एक एक्सक्यूज मी, तो वो जगह नाजायज मस्जिद है। वहां पे पढ़ने वाली नमाज कोई कबूल नहीं होगी ये दुनिया के अंदर। तो मतलब हमारे हिसाब से हमने भी बहुत किस्से स्कूलों में पढ़े थे कि जमीन के पैसे दिए और फिर मस्जिद बनाई और जो भी था। तो अब आप ये देखें कि मस्जिद का मौलवी कह रहा है किसी के बाप में हिम्मत है तो मस्जिद गिरा के दिखाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मजहबी शिद्दत पसंदी
और मजहबी मुनाफिकत इतनी ज्यादा फैला दी है कि एक आम आदमी इससे महफूज नहीं है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जितना इस्लाम बदनाम है, पूरे 56 कंट्री इस्लामी और उसके बाद बाकी जितने कंट्रीज हैं उसमें इस्लाम इतना बदनाम नहीं किया जितना पाकिस्तानी मुल्लाओं ने, मुफ्तियों ने और दूसरे लोगों ने किया है। और अगर ये वापस ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि 100% पाकिस्तानी मुसलमान या मुस्लिम शिद्दत पसंदों के पूरा का पूरा कब्जे में है और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इनके ऊपर किसी का हाथ है। क्योंकि तहरीक लब्बैक आप लोगों को पता है और आपको ये भी मैं बता दूं कि तहरीक लब्बैक वाले स्पेसेस कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो बैठे हुए जिला दादू में, फैसलाबाद में और हैदराबाद में, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं गिरने देंगे। और तहरीक लब्बैक को किसने एस्टेब्लिश किया? एस्टेब्लिशमेंट ने किया। और इससे तो काजी फायज ईसा की रिपोर्ट पढ़ लें, वो जिस दिन कोई भी वो करेगा इन आधे लोगों का कोर्ट मार्शल होगा। ये एक हकीकत है कि आपने एक शिद्दत पसंद तंजीम को पैदा किया, अब वो आपके कंट्रोल में है। आप चाहते तो वो 8 पुलिस वालों को मारा था, सबको माफी देके आपने उनको आजाद कर दिया। वो जिन्होंने घरों को आग लगाई या घरों को बोल रहा हूँ जो भी उन्होंने लोग आपने बाइज्जत बरी कर दिया, वो तो आपके सलूट है, सलाम है आप लोगों को। तो आसिम साहब, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस केस में सिंध हुकूमत पार्टी नहीं है, लेकिन पहले सिंध हुकूमत से मदीना मस्जिद पर तफसीली रिपोर्ट ले लें। तो क्या जिस सूबे में ये चीज है या जो गवर्नमेंट है उससे यहाँ पर कोई पूछगछ करने से पहले ही तमाम चीजें हो जाती हैं? जिस तरह के नस्ला टावर का हुआ कि जी पता ही नहीं था कि क्या हुआ, पहले वहां पे लोग निकाल दिए गए, तोड़वा दिया गया, और फिर बिल्कुल आखिर में रिपोर्ट आई या फिर आखिर में लोगों को पूछा गया कि जी इसका बंदा वो कौन था जिसने किसको परमिशन दी। तो इसी तरह से इसमें भी होना चाहिए था ना कि सिंध हुकूमत से पूछा जाता कि इसकी इजाजत देने वाले, इस पे सिग्नेचर करने वाले या व्हाटएवर जो भी कोई इनके कागजात बनाने वाले वो कौन है, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमसे रिपोर्ट तो ले लें पहले आप। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि सिंध गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की अंडर द टेबल सेटलमेंट है कि तुम हमें ना छेड़ो, हम तुम्हें ना छेड़ें। ये जो सिंध गवर्नमेंट इतना काम कर रही है वो सिर्फ दुनिया को दिखाने, पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए, मुल्लाओं को दिखाने के लिए कि देखो जी हम तो कोशिश कर रहे हैं, ये तो सारा चीफ जस्टिस कर रहा है, हमारा तो हाथ बिल्कुल धुले हुए हैं, हमने तो आपको देखे परमिट भी दिए, आपकी मस्जिद भी बन गई, हमने तो उस वक्त नहीं रोका, मस्जिद तो मुसलमानों की तो जरूरत है। और जबकि पीपल्स पार्टी कितनी मुसलमान है वो सबको पता है। तो बस यही कहूंगा कि पूछा था ना, बिलावल भुट्टो से पूछा था कि क्या आप उस पर एक्शन लेंगे जिन्होंने नस्ला टावर की परमिशन दी, तो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ रहे थे, मुस्कुराए, कहने लगे कि चीफ जस्टिस ने जिसने सिग्नेचर किए थे या उस टाइप का जो अमला था, हमारा स्टाफ था, उसकी तो बात ही नहीं की, और ये कह के उठ के चले गए। हाँ, तो बिल्कुल इसलिए नहीं की ना क्योंकि चीफ जस्टिस को सिर्फ इधर ही तक की हिदायत थी कि आपने हुकूमत को तंग नहीं करना, वरना जो वो 17 एजेंसियों को से परमिट एनओसी लेके वो नस्ला टावर बना था, तो 17 या 15 उसमें से 10 लोगों को तो आपको पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पकड़ा क्योंकि ये सारा सेटलमेंट का गेम है। इसमें कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपको नजर नहीं आएगा। देख लें, वो खड़े होके कह रहा है कि ये तो मतलब उस मुल्ला को अंदर कर देना चाहिए कि किसी के बाप में दम है तो मस्जिद गिरा के दिखाओ इनको। तो और पता है क्या होगा कि जो मस्जिद गिराने जाएगा ना ट्रैक्टर लेके और मशीनरी लेके, उसका हशर देखेगा और उसके बाद ये घरों की दुकानें, घर और दुकानों में आग लगाएंगे, साइड वॉक के ऊपर लगे हुए दरख्तों को तोड़ेंगे, दुकानों के शटर तोड़ेंगे। ये मुसलमान है। अभी आगे आगे देखिए होता क्या है, अगर ये मस्जिद गिरी तो इनकी मुसलमानियत कितनी जागेगी। ठीक है। मुस्लिम लीग नून और जंग जियो की गठजोड़ से मुतालिक मरीम नवाज की एक और मुबैयना ऑडियो लीक हुई। मरीम नवाज मुबैयना ऑडियो में साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद से गुफ्तगू कर रही हैं और कह रही है कि मुबैयना ऑडियो में सीनियर सहाफी हसन निसार है और अरशद भट्टी, उन पर उन्होंने इल्जामात भी लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि ऑडियो में कि सीनियर तज्जियाकारों से मुतालिक कुछ नाज़ेबा कलमात भी कहे। और इसके बाद उन्होंने ऑडियो में जो परवेज रशीद थे उनको जियो ग्रुप को हिदायत देने पर भी बात की और कहा कि स्कोर कार्ड एक प्रोग्राम होता है वहाँ का। परवेज रशीद कहते हैं कि हसन निसार साहब आपको को पता ही है कि वो गालियां देते हैं, अरशद भट्टी जो है उनको ऐड कर लिया है, वो भी आपको बड़ी घटिया गुफ्तगू करते हैं। मजहर अब्बास जो है वो कहते हैं कि वो ठीक है, वो बात करते हैं, तंज भी होता है, मजाक भी होता है, तो ठीक है कोई, लेकिन हमारा कोई स्पोक पर्सन नहीं है वहां पर। तो मरियम नवाज कहती है कि सत्तार बाबर को आजादाना राय रखता है, मतलब आजादाना राय पे उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई है कि सत्तार बाबर भी आमतौर पर हमारे हक में नहीं है, यानी कि एक आजाद राय रखता है। मैं पूछना ये चाहूंगी कि उन्होंने बाद में ये भी कहा है कि जो टोकरियां, जो बास्केट्स हैं,
वो अबू जान लेकर आए, तो 2 बास्केट अज़रबैजान से आई हैं जो कि नुसरत जावेद और राना जवाद को देनी थी। पहले तो सवाल मेरा ये है कि इन ऑडियो और वीडियो लीक से कोई फ़र्क पड़ता है? जज अरशद साहब से लेकर ज़ुबैर साहब तक की वीडियोज़ आई हैं और ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं। इससे अवाम की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? और आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपके पास भी कोई बास्केट आई या नहीं आई? बिल्कुल, बास्केट का तो इंतज़ार ही है, कोई ऑफ़र ही नहीं करता, बस क्या करूँ? लेकिन मुझे चला एक चीज़ पे बड़ा अफ़सोस होता है हुँ, कि सबसे पहले अगर आपकी कौम, आपकी हुँ, एस्टेब्लिशमेंट, आपके हुँ, आर्मी ऑफ़िसर्स, आपके हुँ, सियासतदान अगर हुँ, इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ हुँ, ज़रा-सा भी मोहब्बत करते ना, तो हुँ, वो पहले इस एजेंसी को पकड़ते जिसने ये रिकॉर्ड की है। हुँ, आपकी वॉइस रिकॉर्ड की है। पहले ये ठीक है। पता करना है उनको कि ये वॉइस रिकॉर्ड किसने की, आईबी ने की है, आईएसआई ने की है, हुँ, पुलिस ने की है, किस एजेंसी ने ये किया है? क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि प्राप्त तो कर आप ही नहीं सकते। इस तरीके से अभी आपको आप देखिएगा इमरान खान ज़िंदगी भर तो नहीं रहेगा ना। हुँ, अब इमरान खान तो ये है, वो खुद कहता है कि मेरे तो घर की कोई भी चीज़, हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है। ठीक तो है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि इस कौम के जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सियासतदान और जर्नल्स अपने आप को कहते हैं, वो पहले हुँ, ये क्यों नहीं सुराग लगाते कि जनाब इन वॉइस को कौन रिकॉर्ड करता है? यस, आप ही लोग करते हैं। हुँ, हुँ, इसी वजह से प्रॉब्लम है। हुँ, अच्छा, अब ये वॉइस रिकॉर्ड हो गई, नुसरत हुँ, जावेद का मैं इंटरव्यू देख रहा था, बीबीसी ने भी बास्केट के बारे में बात की थी। नुसरत हुँ, जावेद एक बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और मैं हाँ, उनका बड़ा फ़ैन भी हूँ। एक हुँ, बेबाक किस्म के जर्नलिस्ट हैं, वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। हो सकता है हुँ, कि वक़्तन-फ़वक़्तन वो शायद कोई खबर ना दें, लेकिन वो हुँ, झूठ नहीं बोलते मेरे हिसाब से। और हो सकता है अच्छा, बाज़ दफ़ा हम जर्नलिस्टों के साथ ये होता है कि गलत खबर लग जाती है, बाद में हम तरदीद भी कर देते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हसन निसार ने अभी कहा हाल में ही कि मैं तो गोली मार दूँ उसको जो नहीं उनका क्या एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़ थे कि जमहूरियत का नाम लेने वाले को मैं गोली मार दूँ, मतलब इस मुल्क हुँ, में सिर्फ़ अमरीयत रह सकती है। तो मेरा हुँ, ख़्याल है कि इनके मुँह पे वही टोकरी इनके मुँह पे मारें या थप्पड़ इनको एक मारें, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये हुँ, पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज़्म के नाम पे धब्बा है। जो हुँ, जर्नलिस्ट इस किस्म की बात करे कि तो वो पाकिस्तान के ऊपर और सहाफ़त के ऊपर धब्बा है। हसन हुँ, निसार को तो मैंने ख़ैर अमेरिका में जिस हाल में देखा है, तो मैं उनकी क्रेडिबिलिटी मेरे नज़दीक ज़ीरो है, क्योंकि हुँ, मैं तो अपने आप को कोई ऐसा ज बड़ा जर्नलिस्ट नहीं समझता। हुँ, बाकी दूसरे जितने जर्नलिस्ट हैं, वो आप सहाफ़त उनकी देख लें, वो स्विच होती रहती है। वो हुँ। लगता है कि आप फ़ेवर लेकिन कर आसिम रहे साहब, हैं या आप नहीं कह रहे कर हैं रहे। नुसरत जावेद साहब एक अच्छे हैं, तो फिर वो बास्केट्स क्यों जा रही हैं? देखें, मुझे वो कह नहीं रहे हैं लगता। न्यूट्रल आदमी तो हमें पसंद ही नहीं है मैं मरीम आपको नवाज़ को। बताऊँ कि मेरे को अगर कोई कहीं पर कोई परफ्यूम की बोतल तोहफ़े में दे दे, हुँ, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं बर्थडे पे किसी की कोई मुझे बास्केट भेज दे, तो हुँ। मैं क्या कर सकता हूँ ना? सर, आपका अ, दोस्त ही देगा ना, जो आपको पसंद नहीं करेगा वो तो आपको नहीं देगा। मैं वही कह रहा हूँ ना हुँ, कि आपको किसी ये तोहफ़े-तोहफ़ाइफ़ सहाफ़त के अंदर किस कीमत के हैं, वो डिपेंड करता है। हुँ, अगर देने दिलाना तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसी बुरी बात है। सहाफ़त हुँ, में एक-दूसरे को दिए जाते हैं, बड़े हुँ, जर्नलिस्ट हैं। अब यहाँ पर अगर कोई जर्नलिस्ट आए और उसकी हुँ, बर्थडे है, तो हाँ, हो सकता है कि यहाँ का कोई और मैं आपको बताऊँ अमेरिका के अंदर कुछ लॉज़ बने हुए हैं, सहाफ़त के हुँ, हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी। तो आपको एक हुँ, डोमेन बता दी गई है। हमारे आर्मी चीफ़ को और हमारे वज़ीर-ए-आज़म को जो तोहफ़े मिलते हैं, वो तो बेच देते हैं। हुँ, तो बड़े कीमती भी होते हैं ना। बेचने मतलब वाले होते हैं। आप क्यों नहीं एक इमरान खान ने बड़ा शोर मचा के कहा था ना कि ये सारे तोहाइफ जो हैं एक वो बनाना चाहिए, एक बड़ा-सा क्या कहते हैं म्यूज़ियम? म्यूज़ियम बना के उसमें रखने हाँ, चाहिए, लेकिन उन्होंने घड़ी बेच दी अपनी। वो पैसों की ज़रूरत थी शायद उनको। तो यार अच्छा। मतलब यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये छोटी-छोटी मैं बताऊँ आपको कि अगर आप इस तरीके से निकालने लगे ना हुँ, हुँ, वो तो ऐसी हज़ारों आपकी तमाम सियासतदान और अगर हुँ, आप एस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाएँगे तो आप अपना हुँ, सर नोचेंगे कि ये हो क्या रहा है? आप ठीक है। घरों में जाएँ, आप हुँ, एक मेजर के घर में जाएँ, हुँ, हुँ, वो 4 लाख की तनख्वाह अगर पे वो 8 लाख की लिविंग स्टैंडर्ड होगा उसका। हर हुँ, शख्स पाकिस्तान हुँ, के अंदर, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड देख के आपको पता चल जाएगा कि ये हलाल है या हराम है। और हुँ, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ हलाल वालों को इस वक़्त परेशानी है, हराम वालों के लिए जन्नत है, उनको कोई प्रॉब्लम बस नहीं है।
आसिम साहब, आपसे तज्जिया लेते वक्त ये होता है कि हमें लगता है कि कुछ और टाइम हमें मिल जाए, लेकिन वक्त महदूद होता है, तो मैं चाहूंगी कि हम अपने नाज़रीन से इजाजत लें, लेकिन इजाजत से पहले एक मैसेज जरूर दीजिएगा। आज का मैसेज बस यही है कि क्या दूं मैं मैसेज, इतने सारे वो हैं कि तहरीक लब्बैक वालों को मैसेज दूं, मदीना मस्जिद को आमिर लियाकत को मैसेज भेजूं, वो भी वहां जाके बैठ गए। जमात इस्लामी को सलूट पेश करता हूं कि वो कराची के लिए बाहर आए और कराची वालों को शर्म दिलाने के लिए बेशर्म तो कह ही सकता हूं मैं उनको कि आप जो है वो सिर्फ अब कौमियत के चक्कर में पड़े रहें। कोई महाजिर है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई सराइकी है, कोई कश्मीरी है, लगे रहो इसी चक्कर में, मर जाओगे। तुम लोग को तुम्हारे हकूक नहीं मिलेंगे जब तक तुम सिर्फ इस बात पर यकीन नहीं रखोगे कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कौन क्या कह रहा है, और ये मत सोचो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या वो तुम्हारी कम्युनिटी, क्या वो पाकिस्तानी, क्या वो कराची वालों के लिए अच्छी बात कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाओ। देखो कि तुम अपने हकूक हासिल कर लोगे। लेकिन जहां तुम नस्ल, जबान और मजहब की बुनियाद पे ये तुम्हें लड़ाते रहेंगे, इनका काम ही यही है। आप पाकिस्तान जब से बना है ये आपको मजहब के नाम पे और जबान के नाम पे लड़ाते रहेंगे। कराची उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज पता चला कि बोरी में बंद लाशें कहाँ मिलती थी, कौन देता था। तो प्लीज अपने आसपास नजर डालें। अगर आपने कराची के लिए या इवन लाहौर वालों को भी याद आ रहा होंगे शहबाज शरीफ, अगर आपने कुछ करना है तो ये देखें, ये मत देखें कि कौन है, ये देखें वो क्या कह रहा है और वो क्या करने जा रहा है, और उसके साथ मिलें और अपने सूबे, अपने शहर को जो है कामयाब करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में किसी भी जगह आप हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को आप देख सकें, एंजॉय कर सकें। जिंदगी नौफा की तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.